दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव और इस क्लास के अंदर आज हम रक्त वाले टॉपिक की बात करेंगे। देखिए ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर आपके जो एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, पीटीटी, पटवारी, एसआई आपके इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बहुत ही अच्छे से इसे कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो में मेरे साथ आप अच्छे से बने रहे। मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा, है ना। ये वीडियो अपन खत्म करते ही इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते शुरू करते हैं हम रक्त के बारे में। देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज जो है सन 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। अब आपको 1628 ये तो याद करना है नहीं, क्योंकि साइंस है भाई, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आपके कोई सन वन आएगा, फिर भी एक दिमाग में रखना है ना। विलियम्स हार्वे जरूर आपको ध्यान रखना है ना। इसको कैसे ध्यान रखना है थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूं। यहां पर देखिए विलियम में क्या आ रहा है, यहां पर ल, और है में क्या आ रहा है, ये हार्वे में है आ रहा है। तो हमें पता है रक्त को हम और क्या बोलते हैं, लहू। लहू बोलते हैं ना, लहू यानी रक्त। तो यानी ले से विलियम में ये ले आ रहा है और है से ये हार्वे में है आ रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा वहां पे जब ऑप्शन में होगा कि विलियम्स हार्वे, तो आप इसे आराम से इजी वे में टिक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रक्त है, रक्त का दूसरा नाम क्या होता है, लहू होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि वयस्क मानव में कुल 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है ना। 5 से 6 लीटर, यानी कि अब देखो इसका फिक्स वैल्यू इसलिए नहीं होती है, कोई तो यहां पर वयस्क का मतलब कोई तो अच्छा खासा है, कोई दुबला पतला है, तो इसीलिए 5 से 6 लीटर उसमें है ना रक्त होता है। अब आदमी की बात करें तो आदमी में महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है दोस्तों, 5.5 लीटर लगभग, और महिलाओं में रक्त 5 लीटर होता है। यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें पता है कि रक्त है, रक्त को मैं लिख रहा हूं यहां से ब्लड, बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है हमें पता है, ब्लड के अंदर जो है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, बिंबाणु पाए जाते हैं और प्लाज्मा पाया जाता है। तो यहां पर जो आरबीसी है, यानी रक्त के अंदर आरबीसी है ना, इस आरबीसी के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये रहा हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। एच बी से लिख रहा हूं मैं इसको, एच बी है ना, हीमोग्लोबिन। थोड़ा राइटिंग ऐसी आ रही है, थोड़ा टेंशन ना ले, थोड़ा पेन टेप ऑर्डर किया है तो वो आ जाएगा, इसलिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें ना दोस्तों। अभी ये माउस से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो अब ये बात करा, हीमोग्लोबिन जो है आदमी में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये ऑप्शन में आ सकता है आपके वहां पर कि आदमी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो ये आपको देखो इकाई तो वहां पर दे दी जाएगी, आपको सिर्फ ये याद रखना है थोड़ा ना, 14 होता है। और महिला में कितना होता है दोस्तों, 13 ग्राम, है ना। ये डेसीलीटर का मतलब है कि नॉर्मली इतना सा, आप इतना सा इसे मान सकते हैं कि 1 डेसीलीटर इतना सा होता है। उनमें से 14 ग्राम दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है वो आदमी के अंदर होता है, और महिला के अंदर कितना होता है दोस्तों, 13 ग्राम। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हीमोग्लोबिन में लोह तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए कैसे इसका सिस्टम जुड़ा हुआ है। हमने पढ़ा है रक्त, ये देखिए बी, बी यानी ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये आरबीसी जो है लाल रक्त कणिका है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर लोह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एफ ई लिखते हैं। देखो लोह तत्व का तो आयरन होता है आई, लेकिन इसको आयरन से आई नहीं लिखते, क्योंकि फेरिक जो है यहां पर ग्रीक भाषा है शायद, तो उस ग्रीक भाषा में फेरिक बोलते हैं लोहे को, तो फेरिक से ही एफ ही लिया गया है ना। तो लोह तत्व किस में होता है, हीमोग्लोबिन में। तो अब खुद सोचिए, जब हीमोग्लोबिन में लोह तत्व की मात्रा कम होगी, अब सोचना थोड़ा उल्टा चलना, अब इस साइड से चलना हमें उल्टा। यहां पर लोह तत्व की मात्रा यानी एफ यानी लोह तत्व की मात्रा कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगी, और आरबीसी कम होगी तो रक्त कम होगा, क्योंकि इस रक्त में लगभग 90% है ना, 90% जो है आरबीसी पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं। तो इसीलिए जब जब लोह तत्व कम होगा हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा लाल रक्त कणिकाएं कम होगी, और लाल रक्त कणिकाएं कम होगी तो रक्त कम होगा, और जब रक्त कम होगा तो इसका मतलब क्या है, खून की कमी होगी। तो ऐसी स्थिति कहलाती है दोस्तों एनीमिया, है ना। एनीमिया जो है रक्त की कमी वाला ये हमारा रोग है, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, एनीमिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन में आए एनीमिया होता है तो लोह तत्व की कमी से, फिर अगर लोह तत्व ना हो तो हीमोग्लोबिन हो तो हीमोग्लोबिन टिक करना, हीमोग्लोबिन भी ना हो आरबीसी हो तो आरबीसी टिक करना है, और आरबीसी ना हो तो क्या है, रक्त है, तो रक्त से हमें टिक करना है कि भाई रक्त की कमी से। और अगर आपको आरबीसी, हीमोग्लोबिन और लोह तत्व सभी दे दे तो इसका मतलब क्या है, उपरोक्त सभी पे आपको राइट करना है। ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे समझा रखा है। इस डायग्राम में देखिए एक हमारी नस है ना, ये हमारी नस है। इस नस के अंदर से देखिए ये आ रहा है, ये तो हो गया आपका आरबीसी, आगे पढ़ने वाला इसे हम आरबीसी को। ये हो गई लाल रक्त कणिकाएं, ये आपको दिख रही है, और यहां पर ये दिख रही है, ये है श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पर बीच में जो आपको ये दिख रहे हैं ये है बिंबाणु, जो आगे इसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अब देखिए हीमोग्लोबिन का मैं स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, ये रहा आपका हीमोग्लोबिन, है ना। ये पूरा जो डायग्राम है ये हीमोग्लोबिन का है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर मैं आपको जूम करके बताता हूं, है ना। ये देखिए ये होता है लोह तत्व, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये लोह तत्व है। इसकी लोह तत्व की कमी हो जाती है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा एक गाड़ी के पहिए की तरह और तीर की तरह। ये तो ये होता है इसमें लोह तत्व दोस्तों ना, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आप इसे कभी भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब रक्त का देखिए पीएच जो होता है 7.5 होता है। अब 7.5 इसका मतलब देखिए पीएच स्केल ये होती है ना। पावर पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पीएच स्केल होती है 0 से शुरू होती है और 14 तक जाती है ना। अम्ल एवं क्षार में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम, इसलिए आप चिंता ना करें। अब देखिए 0 से 14 जा रही है, इसका मतलब बीच में क्या है, बीच में तो 7 आता है। और इसका मतलब ये पीएच इसका 7.4 है, इसका मतलब 7.4 तो इधर आएगा, क्योंकि 0 से यहाँ चल रहा है 6 7, तो 7.4 लगभग यहाँ। तो जब इस यहाँ से 7 से 14 के बीच अगर पीएच का मान आ जाए तो वो होता है क्षार, क्षार को बोलते हैं बेस, है ना, बेस बी। और अगर 7 से कम है तो इसका मतलब क्या है, एसिड, एसिड यानी अम्ल। तो ये तो भाई 7.4 7 से ज्यादा है, इसका मतलब बेस है तो क्षार है। तो इसका मतलब रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षार होती है ना। कितनी होती है, 7.4, है ना। ये पीएच वीएच से घबराना नहीं है, अम्ल एवं क्षार में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसे। ये एक तरल संयोजी उत्तक है। देखिए तरल संयोजी उत्तक का मतलब क्या है कि ये हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या करता है, सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। आप खुद सोचिए कि एक फसल के अंदर अगर पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा, फसल सूख जाएगी। इसी प्रकार से ये एक संयोजी उत्तक है। तरल मतलब कि एक द्रव की तरह पतला, है ना। संयोजी यानी जोड़ने वाला उत्तक है, यानी कि सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। हमारे शरीर को क्या करता है ये, हम जैसे हमारे शरीर में एनर्जी मिल रही है, हम जीवित है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल एक रक्त का भी है। रक्त नहीं होगा तो हमें पता है कि जीना बहुत मुश्किल है। और प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए प्राकृतिक कोलाइड का मतलब एक तरह से इसे आप यूं समझ सकते हैं, अरे ये एक कोलाइड जो है एक रासायनिक यानी कि रसायन का एक पार्ट है। तो इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे जो चाय वाय होती है, उस चाय का जो भाग है जिसके अंदर हमने पत्ती भी मिला दी, शक्कर भी मिला दी, जो वो विलयन बना है पूरा, ये उस प्रकार से, है ना। तो आपको सिर्फ कोलाइड याद रखना है, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज जहाँ की होती है वही पढ़ा जाता है। अगर आप उस चीज को भी यहाँ पढ़ लेंगे, इसको भी वहां, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, है ना। ऐसे कभी नहीं पढ़ा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राकृतिक कोलाइड ऑप्शन में कभी आए तो आपको ये टिक करना है। अब देखिए रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा में बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैं डायग्राम बनाया मैंने, है ना। ये डायग्राम देखिए, ये होती है अस्थि मज्जा, यानी कि ये हमारी हड्डी है। इस हड्डी के अंदर ये देखिए ये जारी की तरह ये छेद है छोटे छोटे। ये छेद जो है, ये वाला पार्ट पोर्शन है, ये कहलाता है अस्थि मज्जा, है ना। इस अस्थि मज्जा के अंदर से ही रक्त का निर्माण होता है दोस्तों। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि अस्थि मज्जा क्या होती है सर। अब एक है कि भ्रूण में भी होता है, भ्रूण में, लीवर में, यानी कि भ्रूण यानी कि बच्चा जब एक माँ के पेट में रहता है 9 महीने, तब तक वो भ्रूण कहलाता है। जब जब बच्चा पेट में रहेगा तब तक तो भ्रूण, और बाहर आते ही शिशु कहलाता है। तो जब भ्रूण में रहेगा तो उस भ्रूण में उस बच्चे क्या, लीवर के अंदर, है ना, लीवर के अंदर इसका क्या होता है दोस्तों, रक्त का निर्माण होता है। लीवर किसको बोलते हैं, यकृत, है ना। तो ध्यान रखना है हमें। अब आगे चलते हैं, रक्त प्लीहा में संग्रहित रहता है। अब देखिए बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में, ये हमने समझ लिया है कि इस अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। और संग्रहित कहाँ रहता है दोस्तों, प्लीहा में। अब आप बोलेंगे सर प्लीहा कहाँ है, तो प्लीहा भी ये देखिए डायग्राम से समझते हैं इसको। ये हमारा आमाशय है, आमाशय यानी पेट है। इस पेट के पीछे की ओर एक भाग पाया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा बड़ा सा भाग, इसे प्लीहा बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारा रक्त जो है संग्रहित रहता है। तो बहुत सारी बार जो है डाउट आता है, तो ऑप्शन में हृदय भी दे दिया जाता है, तो बच्चे जो है हृदय को भी टिक करते हैं। भाई हृदय नहीं होता है, बता दूं, हृदय इसलिए नहीं कि हृदय एक मोटर का काम करता है। जैसे खेत में सिंचाई करने के लिए मोटर होती कि भाई अपने पानी जो है कुएं से निकाल के जो पानी को खेत में ले जाना, इसी प्रकार हृदय क्या करता है, उसको दौड़ाता रहता है रक्त को इधर उधर। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों कहा जाता है, ये जब आरबीसी वाला अभी आगे स्लाइड पढ़ेंगे तब इसका आंसर दूंगा, अभी दूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, सिर्फ कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का, यानी लाल रक्त कणिकाओं का। तथा ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब ब्लड बैंक तो इसलिए कि ये संग्रहित करके रखता है ना, प्लीहा में रक्त को संग्रहित करता है। तो जो देखो अब बैंक होता है, बैंक पैसों को संग्रहित करता है, इसलिए हम उसे बैंक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये ब्लड बैंक है, यानी कि ब्लड को संग्रहित कर रहा है, इसलिए इसे हम ब्लड बैंक कहेंगे, है ना दोस्तों, प्लीहा को। तो प्लीहा के दो काम आपको ध्यान रखना है कि एक तो रक्त को संग्रहित करके रखता है, और आरबीसी का कब्रिस्तान है, यानी आरबीसी यहां जाकर के मरती है, यहां जाके खत्म होती है। एक होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, है ना, ये थोड़ा
ट्रैप ऐसे आ गया है, मैं ऐसे कर देता हूँ। हाँ, कोलेस्ट्रॉल है। आपने ऐड देखा होगा टीवी के अंदर, जब भी आप ये तेल वेल का ऐड देखते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्राओं को संतुलित बनाए रखेगा, ये इतना अच्छा है, ब्रांड है ये। तो नॉर्मली जो है 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वसा होती है। वसा यानी चिपचिपा कोई पदार्थ है, जैसे आप मूंगफली खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इसके अंदर, इस वसा के अंदर एक तरल वसा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो तरल वसा को ही कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? ये जो हमारे हृदय के अंदर जम जाता है ना दोस्तों, हार्ट है, इस हार्ट के अंदर जम जाता है उनकी नसों में, और जब जम जाएगा तो रक्त को जो है पंप कर ही नहीं पाएगा हृदय, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये 200 ग्राम पर डेसीलीटर आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। हाँ देखो, रक्त के क्या क्या कार्य हैं वो थोड़े मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ लेते हैं इसे। ताप नियंत्रण, है ना दोस्तों, ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अब रक्त में भी हमें पता है अलग अलग प्रकार है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु और प्ली है ये अपने प्लाज्मा, है ना दोस्तों। ये चारों, तो इनमें से कौन करेगा ये आगे हम चल के पढ़ने वाले हैं। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कि हमारी जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में हमें पता है पचा हुआ भोजन रहता है, और पचे हुए भोजन के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ है, ये पोषक पदार्थ यहीं से उठाता है। कौन? रक्त। कहां से? छोटी आंत से। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, यानी कि हर एक कोशिका, जैसे मेरे हाथ की कोशिका है, पांव की कोशिका, तो इन सभी में क्या करेगा ये रक्त जो है पोषक पदार्थ को रक्त के अंदर भेज देगा। कौन? ये रक्त के अंदर, छोटी आंत से रक्त के अंदर चला जाएगा और पूरे शरीर के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये हमने श्वसन तंत्र में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हमारे रक्त के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, फेफड़ों से डायरेक्ट ऑक्सीजन को ले जाकर के कहाँ है, पूरे शरीर में देता है, और वापस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन कहाँ लाता है, फेफड़ों से, और फिर हम ये नाक द्वारा बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। देखिए उत्सर्जी पदार्थ हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था, किडनी, किडनी पढ़ा था। इस प्रकार से ये किडनी, इसके अंदर क्या आता है, रक्त। इस रक्त के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी आते हैं, ग्लोमेरुलस, हमने ये सारे पढ़े हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है, अपशिष्ट पदार्थ इसके रक्त के साथ आते हैं बह करके यहाँ पर, और यहाँ से किडनी से फिल्टर होकर के फिर मूत्र में चले जाते हैं, मूत्र के द्वारा बाहर विसर्जित कर दिए जाते हैं, और रक्त को ये किडनी क्या करती है, वापस शरीर के अंदर भेज देती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया तो यार एक बार लाइक करो यार सेशन को। ये जो पावर प्रेजेंटेशन है इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना दोस्तों। बस मेरा यही है कि मैं चाहता हूं कि बच्चों को जो भी समझाओ ना फुल समझ में आए, और एक तरह से उनके माइंड में जो पिक्चर बने, ताकि उन्हें भी मजा आए पढ़ने में। आगे चलते देखिए, अब होता है गेम शुरू हमारा। रक्त है, रक्त में जो प्लाज्मा है दोस्तों, प्लाज्मा 55% और रुधिराणु जो है 45% पाया जाता है। अब कैसे है, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा इधर कोने में, आपको जो पीला पीला पोर्शन दिख रहा है पानी की तरह, ये तो होता है दोस्तों प्लाज्मा, और ये होता है 55%। ठीक है, और रुधिराणु है, रुधिराणु का मतलब जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु है। अब देखिए इसके अंदर मैं एक एक चीज बताता हूं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की। ये दिख रही है आपको, ये होती है लाल रक्त कणिकाएं, यहां पर दिख रही है ये लाल रक्त कणिकाएं सारी, और ये सफेद दिख रही है तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं। और आपको ये दिख रहा है मच्छर की तरह, ये मच्छर की तरह दिख रहा है, ये होते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स, है ना दोस्तों। ये हमारी नस है पूरी है, एक नस के अंदर से 3D में समझा रखा है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब ये जो प्लाज्मा आपको दिख रहा है, ये यहां पर पीला पीला है, इसमें भी 90% तो दोस्तों पानी होता है, और अन्य जो होता है अन्य पदार्थ 10%, जैसे अकार्बनिक पदार्थ हो गया, कुछ प्रोटीन है, एक दो प्रोटीन आगे चल के उसमें पढ़ने वाले हम, है ना, प्लाज्मा के अंदर। तो ये जो है 10% होता है, बाकी पानी कितना परसेंट होता है दोस्तों, 90%। अब रुधिराणु की बात करें तो इस रुधिराणु में भी 3 प्रकार के अलग अलग जो है कोशिकाएं होती है, एक तो लाल रक्त कोशिकाएं, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, और एक बिंबाणु। अब इनके जो है कुछ टेक्निकल नाम है, बायोलॉजी के नाम है ना। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर 3 नाम है, जिसके अंदर पीछे पीछे बहुत सिंपल शब्दों में दे रखा है, साइट साइट साइट। तो दोस्तों यहां तो हमें दिमाग लगाना है नहीं कि ये साइट 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 पे तो दिमाग लगाना नहीं, हमें दिमाग कहां लगाना है, यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पर। तो एरिथ्रो, अब एरिथ्रो को कैसे याद रखेंगे, ए से तो आ जाएगा एरिथ्रो। ठीक है दोस्तों, एबीसीडी में अल्फाबेट से चल रहे, देखना अभी, एरिथ्रो, और फिर है ल्यूको। अब ल्यूको का क्या हो जाएगा, AL, और थ्रम्बो का क्या हो जाएगा दोस्तों, थ्रम्बो का T, तो ALT। हमें पता है अल्फाबेट के अंदर A पहले आता है, L क्या आता है दोस्तों बाद में आता है, और T उसके बाद में आता है। तो आपको ALT से याद रह जाएगा, है ना, एरिथ्रो, और यहां पर ल्यूको, और यहां पर थ्रम्बो। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, ALT नाम से याद रखना, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
इसके अंदर अगर हम पढ़े तो लाल रक्त कोशिकाएं सबसे ज्यादा होती है हमारे इसमें रुधिराणु के अंदर, लगभग लगभग ये 90%, ठीक है, 90% तो यही पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है, 90%। अब ये लगभग होती है संख्या में 50 लाख, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कितनी होती है, तो लगभग 50 लाख होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 दिन। 120 दिन का मतलब है लगभग 4 महीने। अगर एक कोशिका, ये कोशिका मान लो बन गई, जैसे रेड वाली ये कोशिका है, एक बार अगर ये बन गई तो 4 महीने तक ये मजे लेगी शरीर के अंदर, घूमेगी खूब, है ना, खाएगी पिएगी मस्त रहेगी, उसके बाद मर जाएगी। और WBC भाई साहब जो है, एक मिनट यहाँ पे लाइन हो गई यार, है ना, थोड़ा सही कर देते हैं इसे। हाँ, ये WBC जो है, WBC भाई साहब जो है 4 दिन तक ही मजे लेते हैं, 4 दिन के बाद इनमें जो खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय। तो 4 दिन WBC, तो इसका मतलब सबसे कम जीवन काल किसका होता है इसमें रुधिराणु के अंदर, यहाँ पर WBC का होता है, सिर्फ 4 दिन है, बहुत सिंपल है। थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट का मतलब यानी बिंबाणु का 7 दिन होता है, और ये बिंबाणु लगभग कितने होते हैं, 2 लाख। तो सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, RBC कितना है, 50 लाख। तो RBC यानी कि RBC सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन है, बिंबाणु है, तो यानी कि प्लेटलेट्स यानी P है। और इससे भी, है ना, बिंबाणु से और छोटा कौन है यहाँ पर, 10,000, सिर्फ 10,000 है यहाँ पर श्वेत रक्त WBC। तो ये है आपका WBC। तो आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा क्या है, RBC, उसके बाद क्या है, बिंबाणु प्लेटलेट्स, और उसके बाद क्या है, WBC, है ना दोस्तों। ये दिन मैंने आपको बता दिए, 120 दिन आपके RBC टोटल जिंदा रहती है, 4 दिन WBC जिंदा रहती है, और प्लेटलेट्स जो है आपके बिंबाणु जो है 7 दिन जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट, है ना, एरिथ्रोसाइट RBC की बात करते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं का आकार गोल उभयावतल होता है। देखिए उभयावतल का मतलब ये होता है अवतल, और इसी प्रकार से एक अवतल इधर, दोनों अवतल को अगर मिला दे तो ये होता है उभयावतल। अब क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बीच में से तो आपको पतला दिख रहा है ना, तो बीच में से ये देखिए पतला होता है, आपको यहाँ पे 3D में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखिए बीच में से पतला है ना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये बीच में से पतला है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको पीछे से मोड़ेंगे तो भी पतला है। आप कुल मिला के ऐसे देख सकते हैं कि अपने रोटी का जो आटा होता है छोटा सा, उसे बना करके बीच में से दबा दीजिए आप इस प्रकार से, है ना, तो गोल होता है इसका आकार। लाल रक्त कोशिकाओं में लाइसोसोम तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब ये है, ये इधर मैंने आपको समझा रखा है डायग्राम में, इस डायग्राम में ये कोशिका है हमारे शरीर की। अब देखिए इसके अंदर समझते हैं हम कि लाइसोसोम क्या होता है और केंद्रक क्या होता है, ठीक है दोस्तों, यहां पर हम समझते हैं। अब इसमें देखिए यहां पर ये हमारा बीच में जो दिख रहा है एक कोशिका के बीच में, ये तो होता है केंद्रक, लेकिन RBC में ये नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अब देखना, केंद्रक के अंदर RNA DNA होता है, तो DNA टेस्ट जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब क्यों नहीं किया जा सकता, कारण है उसका, क्या कारण है कि भाई यहां पर केंद्रक के अंदर से DNA लिया जाता है, और लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर तो केंद्रक है ही नहीं, तो इसका मतलब RBC से तो कभी भी DNA टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यह हमें ध्यान रखना है। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम ये दिख रहा होगा आपको, ये पोर्शन यहां पर, ये होते हैं लाइसोसोम भाई साहब, है ना। इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, कोशिका के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है। अब आत्मघाती थैली इसलिए कि ये भाई साहब जो है ये लाइसोसोम, ये क्या करते हैं कि कचरा उठाने का कार्य करते हैं। लाइसोसोम, कचरे का मतलब है कि इस कोशिका के अंदर जो भी मृत अपशिष्ट पदार्थ होगा उसे क्या करेगा, पचा लेगा, खा लेगा उसे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब इस लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम है ही नहीं, तो मुझे बताओ कि इस कोशिका का क्या होगा, कौन खाएगा जब मरेगी तब, लाइसोसोम तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसीलिए जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये कहां जाकर के मरती है, हमने देखा था कब्रिस्तान इनका कहां है, ये देखिए पलीहा है। तो पलीहा भाई साहब ये बोलते हैं कि भाई अब तेरे से काम नहीं होगा तेरी कोशिका से, क्योंकि तेरे अंदर क्या है, लाइसोसोम नहीं है। तो पलीहा बोलता है दूसरी RBC को कि भाई जो मरी हुई RBC मेरे यहां भेज दो, इसीलिए RBC का कब्रिस्तान कौन है दोस्तों, प्लीहा है ना, ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये उत्तर मिल गया होगा आपको, मैंने शुरू में बताया था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसका काम क्या है दोस्तों कि ये अपशिष्ट पदार्थ जितने भी है, टूटा फूटा पदार्थ, उसे क्या करती, पचा लेती, खा लेती। अब होता क्या है कि जब भी एक्सीडेंट होता है, देखना सुनना ध्यान से, जब भी एक्सीडेंट होता है तो हमारी मान लो एक कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो गई, यहां से टूट गई मान लो। अब टूट गई तो ये समझ नहीं पाता कि टूटी हुई मेरी कोशिका है, और ये इसको भी क्या है, टूटे फूटे भाग को खाना इसका काम, तो और इसी कोशिका को खुद को ये क्या करता है, खा जाता है। जिस घर में रह रहा है उसी घर में आग लगाने का काम है,
है ना। तो खुद इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगर ये कोशिका टूट फूट गई तो खुद ही खा जाएगा। अब इसे पता ही नहीं कि मैं इस घर में ही रह रहा हूं, खुद की कोशिकाओं को ही खा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब यहां पर ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ये राइबोसोम है, और ये राइबोसोम और आगे पढ़ेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ये तो आपको पता होगा। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है ना दोस्तों। कोशिका के अंदर इसे हम कवर करने वाले। तो रुधिराणु का लाल रक्त कोशिकाएं 95% होती है ना, 90 से 95% होती है लगभग। 90 अगर आ जाए तो भी सही है, 90 से 95%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको शुरू में समझा दिया था, रक्त के अंदर क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो हम लाल रक्त की बात कर रहे हैं, तो रक्त के अंदर क्या है? लाल रक्त कोशिका। अब इस लाल रक्त कोशिका में भी क्या है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में भी क्या है? लोह तत्व। और इस लोह तत्व की अगर कमी हो जाए, कमी हो जाने से क्या है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी ये देखिए मृत्यु मैंने लिखा रखा है, आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? प्लीहा के अंदर। ठीक है, तो ये वहां पर जाकर के आरबीसी को क्या करता है दोस्तों? अपशिष्ट पदार्थ को पचा लेता है, प्लीहा। ठीक है, तो ये आरबीसी का 3D डायग्राम है, और ये हमारा हीमोग्लोबिन का 3D डायग्राम। मैंने शुरू वाली स्लाइड में आपको हीमोग्लोबिन ये समझा दिया था, इसके अंदर लोह पदार्थ, ये रहे लोह तत्व। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आरबीसी के बाद चलते हैं हम श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में, है ना, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसे। अब इसका जो आकार है अनिश्चित होता है। अब यहां पर आपको एक गोल दिख रहा होगा, लेकिन ये गोल जो है ये ऐसे लंबा भी हो सकता है, इस प्रकार चपटा लंबा किसी भी प्रकार से। तो इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, जिस प्रकार से हमने देखा था अभी आरबीसी के अंदर, कि आरबीसी में तो उसका आकार गोल और उबियावतल होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसका आकार अनिश्चित कैसा भी हो सकता है। केंद्रक पाया जाता है ना। आरबीसी के अंदर हमने देखा केंद्रक नहीं है, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है दोस्तों? डीएनए। तो ये इसका मतलब क्या है? डीएनए टेस्ट जो है आपकी डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यानी कि पॉइंट ही यही है इसका, डब्ल्यूबीसी का, कि हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बढ़ाने का काम करती है, जैसे कोरोना से एंटीबॉडी बनती है, तो ये डब्ल्यूबीसी जो है उसमें हथियार के रूप में कार्य करती है। और डब्ल्यूबीसी भी कितनी है? 5 है टोटल। अब 5 है, जिसमें से 2 तो साइट साइट वाली है, और 3 है आपके फिल वाली, है ना। अब मैं इस तरीके से इसलिए याद करा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को नाम याद नहीं रहते हैं। अब आपको जो है लिम्फो और मोनो, ये आपको ध्यान रखना है। लिम्फो और मोनो, लिम्फो मोनो याद रखना है, और फिर पीछे आपको साइट लगा देना, यानी लिम्फोसाइट मोनोसाइट, लिम्फोसाइट मोनोसाइट, है ना। तो 2 तो ये हो गई, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और आपके फिर यहां पर फिल वाला तो न्यूट्रो बेसो एओसिनोफिल। अब इसे याद कैसे रहेंगे? यानी कि जो मोनू नाम का लड़का है वो क्या है? लंबा है, लम्फो। तो मोनू नाम का लड़का क्या है दोस्तों? लंबा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हालांकि मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यार सबको याद हो, अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो ये टी सेल कहते हैं इसको, लिम्फोसाइट को, और मोनोसाइट को क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पर बड़ा, है ना। सबसे बड़ा जो यहां पर डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा जो भाग है, कोशिका है डब्ल्यूबीसी, वो कौन सी है? मोनोसाइट, है ना। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये लिम्फोसाइट भाई साहब जो है सबसे पहले युद्ध में यही जाते हैं लड़ने। अगर मान लो कोई भी आपके शरीर के अंदर जीवाणु विषाणु आ गया, तो लड़ने के लिए लिम्फोसाइट ही जाएगा। और जब मान लो वो जीवाणु विषाणु मर गया, तो उसे पचाने का कार्य कौन करेगा? मोनोसाइट करेगा, है ना दोस्तों। और इसी प्रकार से न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एओसिनो है। अब इन्हें न्यूट्रो बेसो एओसिनो को कैसे याद रखोगे? देखिए बताता हूं। अब न्यूट्रो का मतलब है आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो गई। अब न्यूट्रल कौन सी गाड़ी हो गई? बस। बेसो से बस याद रखना है। तो न्यूट्रल कौन हो गई दोस्तों? न्यूट्रल हो गई हमारी बस। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा तेज गति से जा रही है, तेज गति से जा रही है। आप बाहर इधर उधर देख रहे हैं तो आपको सीन दिख रहे हैं अलग अलग। तो ये सीन का मतलब क्या? दृश्य होता है। तो सीन दिख रहे हैं आपको, है ना। बहुत मजेदार चीज है। न्यूट्रो यानी कि न्यूट्रल हमारी क्या हो गई? बस हो गई। इससे हमें अलग अलग सीन दिख रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल बस से, और सीन से एओसिनोफिल, है ना। आप इसके बाद, आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। आगे चलते हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है? एक तो एड्स होता है और एक ब्लड कैंसर होता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से एड्स और ब्लड कैंसर। और अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर गया, थोड़ा बरसात में बीमार हो गया, इसका मतलब उसमें है जो श्वेत रक्त कणिकाओं की क्या है दोस्तों? कमी है। कमी होने की वजह से उसके शरीर के अंदर लिम्फोसाइट मोनोसाइट कम होती है, और अचानक जो है छोटे मोटे जीवाणु से लड़ नहीं पाते और हमें वो बीमार कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम बिंबाणु की, है ना दोस्तों। बिंबाणु जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखिए केंद्रक जो हमारे, एक तो आरबीसी के अंदर भी नहीं था, हमने पढ़ा है आरबीसी के अंदर भी नहीं था, और ना ही इसके अंदर है। तो इसका मतलब केंद्रक किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है केंद्रक। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, शक्ति प्रदान करता है।
शक्ति कैसे कि जैसे कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत फुर्तीले इधर उधर दौड़ते फिरते पूरे दिन, लेकिन आप उनके बराबर नहीं दौड़ सकते इतना। तो यानी कि ये बिंबाणु जो है छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा होंगे उतनी आपको शरीर को है जो यहाँ पर शक्ति प्रदान होगी, है ना। लगभग लगभग कितने हमारे शरीर में 2 लाख, अभी देखे थे हमने 7 दिन जीवित रहते हैं लगभग है, तो लगभग आपके शरीर में अगर लगभग 2 लाख अगर बिंबाणु है तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, कभी भी आलस नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये इसके बारे में शक्ति प्रदान करता है, जितने बिंबाणु ज्यादा होंगे जितनी ही ज्यादा शक्ति होगी आपके अंदर। और अगर मान लो डॉक्टर आपको कभी कभार बोलता है कि आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होगी, तो ये प्लेटलेट्स यही है भाई साहब, बिंबाणु। तो कमी होने की वजह से ही आप जैसे मान लो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते हैं, आप थोड़ा बहुत चल भी नहीं पाते हैं, बहुत लेजी लेजी रहता है, बहुत ज्यादा शरीर कमजोर हो जाता है, तो इसके प्लेटलेट्स के कारण ही होता है ना। अगर आपके मान लो कि 30 से 40 हजार, कभी कभार 30 से 40 हजार तक ये प्लेटलेट्स आ जाते हैं, 2 लाख में से इतने कम हो जाते हैं, 30 से 40 हजार रह जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति के अंदर बहुत शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जाना जमाने का मतलब है, जैसे मान लो अब जैसे यहां पर मान लीजिए ये हमारा डायग्राम है, ये एक नस है, इस नस के अंदर अगर यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर मैं एक पिन चुबो दूं मान लो, अब खून बाहर आएगा। अब ये मान लो ये खून बाहर आ गया, है ना, इस कोने में देखना है। अब ये खून बाहर आ गया, इसका मतलब तो पिन चुबाने पर तो ये ऐसे ऐसे बाहर की ओर फंक जाना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से। ऐसा क्यों नहीं होता है? इसको जमाने का जो कार्य स्टार्ट करता है वो कौन करता है? बिंबाणु। तो अगर आपके शरीर में बिंबाणु की कमी है और मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसके कोई सुई चुबो करके भी चला गया है, तो यहां से ये ऐसे रक्त जो है बाहर की ओर ऐसे आता रहेगा, यूं इस प्रकार से। तो इस रक्त को जो जमाने का कार्य, आपने देखा होगा जब भी लग जाती है रक्त यहां पर जम जाता है गाढ़ा होकर के, तो ये जमाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? इसमें मदद कौन करता है? बिंबाणु, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है, अन्य 10% होते हैं अन्य पदार्थ। ये हमने शुरू वाली स्लाइड में समझा था। ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। यहां पर देखिए आप, ये जो आपको ये दिख रहा है, जितना भी आपको ये दिख रहा है पीला पीला है, देखिए ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पीले पीले सारा क्या है? ये पानी की तरह आपको ये दिख रहा है, ये प्लाज्मा है, ठीक है। अब प्लाज्मा है, आगे इसके बारे में देखिए, देखते हैं। तो पीला रंग होता है, हल्का इसका पीला रंग, जो कुल रुधिर का 55% होता है। ये हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए 2 प्रोटीन है, एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। देखिए बिंबाणु भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, और यहां पर जो है फाइब्रिनोजेन भी करता है। अब फाइब्रिनोजेन जो है यहां पर, इसका मतलब आपके कोई मान लो क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन के अंदर बोल दें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों? फाइब्रिनोजोन, है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, और एक यहां पर है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए ज्यादा मैंने इस पर लोड लिया है नहीं, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कभी एबीसीडी में आ जाए कि निम्नलिखित में से प्रोटीन ये कहां पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब आगे ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। रक्त के अंदर हमने समझा था कि ताप नियंत्रण करने का कार्य रक्त करता है, और उस रक्त में भी समझा जाए तो कौन करता है? प्लाज्मा, ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा करता है। शरीर के घाव भरने में मदद करता है। जैसे आपको चोट वोट लग जाती है, आपकी कोशिकाएं वहां मृत हो जाती हैं, उन कोशिकाओं को जीवित करना या वहां धीरे धीरे सही करने का कार्य कौन करेगा दोस्तों? प्लाज्मा करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन समझ में आया होगा। फिर भी लगता है आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, 100% मैं आपका उसको जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक बार लाइक कर दे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।